साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज फिर से लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एनटीपीसी का पिछला पेपर और पार्ट नंबर 178। इसमें भी जो आप लोगों की लगातार डिमांड थी, तो उसी के हिसाब से हम मैथ्स और रीजनिंग को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और बहुत ट्रिक के माध्यम से भी हम समझेंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं और ऑप्शंस को देखकर हम कैसे सॉल्व करते हैं। और नए नए फार्मूलेज भी हम सीखेंगे। अगर आप उनको लिख लेते हो, नोट कर लेते हो, तो आने वाले समय में अगले क्वेश्चन अगर आते हैं उस टाइप के, तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप पेन कॉपी ले लीजिए, फिर इसके बाद वीडियो को शुरू करिए। साथियों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। आज का पहला क्वेश्चन देखो रीजनिंग का ही मिला, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक के ट्राई करो एक बार कि आपके हिसाब से आंसर आया तो कितने समय में आप आंसर लेकर के आ गए। ठीक है, उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, 6 और 6, तो 6 गुणे 6 कितना होता है, 36 होता है। इसी को एक एक डिजिट पे लिख दिया गया है 36। अगला देखो 4 गुणे में 8, 8 चौक 32, तो देखो यहाँ पर 32 लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पर दे के रखा गया है। ठीक वैसे ही देखो यहाँ पर 7 गुणे 2, तो 7 दूनी कितना होता है, 14, तो 14 में से देखो 4 तो लिखा गया है, यहाँ पर 4 लिखा गया है, ये वाला एक नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज, यानी कि जो भी उसको ब्याज मिला था, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर, यानी कि 2% की ही दर पर अगले 4 साल के लिए निवेश कर दिया। अंतिम 4 वर्षों में उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। देखो दोस्तों, पहले 12,200 उसने जमा करा 4 साल तक। जब 4 साल पूरा हो गया तो उसको कुछ ब्याज मिला होगा और साथ ही साथ उसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मिला होगा। तो टोटल उसको यही मिला होगा ना, ब्याज और मूलधन। 4 साल बाद फिर उसने क्या करा कि ब्याज और मूलधन जितना भी उसको मिला था, तो फिर से उसने अगले 4 साल के लिए लगा दिया और ब्याज की दर वही रही, यानी कि 2% ही रही है। तो बताना यह है कि 4 साल बाद अगले 4 साल, ये 4 साल नहीं कि जिसमें ब्याज और मूलधन मिला, अगले वाला जो 4 साल आएगा उसमें उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, किसका पैसा, ब्याज का पैसा बताना है। तो देखो साधारण ब्याज है तो हमें पता है, पहले हम 4 साल का निकालेंगे, तो 12,200 रुपए हमारा मूलधन था और गुणे में दर 2% और गुणे में 4%, नीचे 100, 0 से 0 कट जाएगा। तो देखो 4 दूनी हो जाएगा 8, और 8 का गुणा डायरेक्ट मैं 122 में कराता हूं, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और 8 एकम 8 1 9, यानी कि 976 रुपए हो गया। तो 976 तो इसको ब्याज मिला होगा 4 साल बाद, और मूलधन कितना था 12,200, तो 12,000 और 200 इसमें से और ये जोड़ दो ब्याज 976 रुपए, तो 6 7 9 2 11 और 3, यानी कि 13,176 हो गया। तो अब दोस्तों 4 साल बाद हमारी टोटल धनराशि हो गई कितनी, 13,176। अब इस पर कह रहा है अगले 4 साल के लिए लगा दिया ये वाला, तो 4 साल के लिए, तो मूलधन अब हम इसको मानेंगे। मैं पूरा हटाकर सिर्फ इतना लिख देता हूं, 13,176 मूलधन और गुणे में दर, तो वही कह रहा है कि सेम दर रहेगी 2% ही, और अगले 4 साल के लिए यानी कि ये, तो 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। अब इसको आपको काटना नहीं कि आप जीरोस और ये सब काट दो, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, आगे प्रॉब्लम होगी। 4 दूनी 8, 8 छंग 48, लास्ट में क्या आएगा 8। देखो इसके लास्ट में 8 नहीं, इसमें नहीं, ये ऑप्शन तो गया हमारे पास। ठीक है, आगे देखो 4 हमारे पास हासिल बची थी, और देखो 8 सत्ते 56, 56 4 60, तो आ जाएगा 6 बचे गए यहाँ पर 0, तो 08 आएगा। तो 08 देखो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। आगे देखते हैं, 6 हमारे पास बचा है, तो 8 एकम 8, 8 6 14 होता है, तो 14 यानी कि 4, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, माफ कीजिएगा क्योंकि 2 0 है तो यहाँ पर आएगा। तो देखो लास्ट के 3 डिजिट देखो, 4.08, यहाँ पर 5.08 आ रहा था, तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें यहीं से मिल गया यही वाला, तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन पहला ही वाला हमारा हो जाएगा। 0.56 बार प्लस 0.43 बार प्लस 0.89 बार का मान ज्ञात करिए, इस प्रकार से दिया है। तो देखो इसको पहले मैं डायरेक्ट बताता हूं क्या लिखा है। बार का मतलब होता है, जैसे मान लो लिखा हो कहीं पर 3 बार, इसका मतलब हो गया कि ये 3 जो है बार बार आ रहा है, 3 3 3 ऐसे करके आएगा। ठीक है, वैसे ही 0.65 का मतलब क्या है कि बार बार आ रहा होगा। जैसे इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं 0.56
और 5 6 ऐसा 5 6 और डॉट डॉट करके वो हमेशा आता रहेगा। अगला देखो प्लस करना है तो प्लस कर दो, 0.43 बार बार आएगा तो 43 और यहाँ पर 43 और ठीक वैसे ही 43 और डॉट डॉट आगे आता रहेगा। 0.89 है तो इसको भी 89 89 और 89 ऐसे लिख दे। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार से करना है देसी भाषा में। देखो 6 3 9, 9 दूनी 18 यानी कि 8, एक बचा हमारे पास। 5 4 9, 9 8 17, 1 18, एक बचा हमारे पास। फिर देखो 6 3 9, 9 दूनी 18, 1 19, 9 आएगा तो यहाँ 19, एक फिर से बचेगा हमारे पास। फिर अगला देखो 5 4 9, 8 17, 1 18 हो जाएगा, एक फिर बचेगा। फिर अगला 6 3 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। फिर देखो 5 4 9 और 8 17, 17 1 18 हो जाएगा। तो 18 को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ लगा है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो 9 8 9 8, ये भी है दोस्तों 8 9 8 9 और ऐसे देखो 8 क्यों आया इसमें, अगर इधर वाला करोगे तो ये भी 9 बन जाएगा। तो देखो 8 9 8 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम कह सकते हैं 1.89 और जो बार बार रिपीट होता है उसके आगे बार लगा दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.89, जो कि ऑप्शन तीसरा है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। देखो हमें साइन थीटा बताना है, जबकि यहाँ साइन थीटा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कि इनको हम तोड़कर किसी तरह से साइन थीटा में बना दें। तो देखो सेक थीटा जो होता है दोस्तों, सेक थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। ठीक वैसे ही टेन थीटा, टेन थीटा लिख सकते हो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो इसी फॉर्म पे हम इन दोनों को चेंज करने वाले हैं इन फॉर्म पे। तो सेक थीटा 1 में कॉस थीटा मैंने लिख दिया, और प्लस का साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा को लिख सकेंगे साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे भी आएगा 1 में कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो सेम है कॉस थीटा, तो हम ऊपर क्या लिख पाएंगे इसको 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा ये 1 प्लस है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। अब आप कहेंगे कॉस थीटा कहाँ गया, तो कॉस थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इतनी वैल्यू हमारे पास बचेगी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, सिर्फ इतना ही याद रखता हूँ, ये लिखा था। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 साइन थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा बराबर में इधर करेंगे तो 5 माइनस का 5 साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा एक तरफ भेज दो, तो देखो ये माइनस का 5 था, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा और 5 साइन थीटा, कितने साइन थीटा हो जाएंगे 8 साइन थीटा बराबर में, ये थीटा है, और यहाँ पर 5 और ये माइनस का प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो 8 साइन थीटा, मैं इसको भी नीचे भेज देता हूँ, साइन थीटा बराबर 5 में से 3 गया तो 2 बटे में आ जाएगा नीचे 8, तो 2 1 कम 2 2 चौके 8, यानी कि 1 बटे में 4 हो जाएगा दोस्तों, आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरे में लिखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 की पावर 7 माइनस 4 का किसका गुणज नहीं है, देखो गुणज नहीं है, किसका मल्टीपल नहीं है ये बताना है। तो देखो 4 की पावर 7 माइनस का 4 है, अगर इन दोनों से 4 कॉमन ले लें यानी कि बाहर निकाल लें तो 4 की पावर 6 बचेगा, क्योंकि एक 4 तो बाहर आ गया, माइनस यहाँ से 4 था तो एक बाहर 4 आ गया, तो एक ही तो बचेगा। अब देखो ये तो पता है हमें कि ये नंबर 4 से कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, तो ये तो देखो ये वाला 4 से तो डिविजिबल है, तो मान लिया कि ये वाला डिविजिबल है। अगला देखो 2 से भी डिविजिबल होगा भाई, 2 से करोगे तो ये तो कट ही जाएगा, तो जब ये कट गया तो नीचे कुछ बचा नहीं, ये बचा ही रहेगा, तो कट तो गया कम से कम, तो ये भी डिविजिबल है। अब हमें 8 और 7 से चेक करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम 4 को बाहर रखेंगे और 4 की पावर जो 6 है इसको तोड़ लेते हैं, 4 की पावर 3 और गुणे में 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16 चौक 64 होता है, 64 गुणे में 64, क्योंकि 4 की पावर 3 को 64 लिख सकते हैं, तो 64 गुणे में 64 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये माइनस का 1 था तो ये वैसे ही रहेगा, माइनस का 1 कर लो, ठीक है। अब देखो 64 गुणे 64 अगर आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4096, यानी कि 4 गुणे में 4096, तो 4096 में से 1 हटा दो क्योंकि माइनस का था, तो पूरा कितना आएगा 4095 आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 4 गुणे में 4095। तो आप बताओ क्या ये कट पाएगा,
किससे? 8 से। तो देखते हैं जरा, तो 8 नीचे लिखोगे, 4 कम 4 दूनी, तो देखो लास्ट में विषम है और यहाँ सम है तो नहीं कटेगा ना 8 से, तो बिल्कुल ये 8 से नहीं कटेगा, जबकि 7 से कट जाएगा। 7 से मैं काट के भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये थोड़ा हौच पौच हो गया, तो आप इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 गुणे में 40 95, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 बचा यहाँ पर, तो 5 59 हो जाएगा, 7 8 56, 3 बचा, फिर 35 हो गया, 7 पन्ना 35, कट रहा है ना 7 से, तो इससे भी कट रहा है, केवल 8 से नहीं कट रहा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। 225 अनुपात 144 का वर्गमूलानुपाती ज्ञात करना है। देखो वर्गमूलानुपात का मतलब होता है कि इनका वर्गमूल करके इनको अनुपात बताना है। तो देखो 225 जो होता है दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप फैक्टर कर लेना, और मुझे पता है कि 15 गुणे में 15 होता है 225, 144 होता है 144 है, तो ये हो जाएगा 12 गुणे में 12, ठीक है इतना। अब ये अनुपात हम लिख सकते हैं क्या, 15 गुणे में 15 यानी कि अंडर रूट में करेंगे तो ये बाहर आएगा, तो 15 अनुपाते में हो जाएगा यहाँ पर 12। इसको और भी आप काट सकते हो, लेकिन ऑप्शन में देखो 15 अनुपात 12 दे के रखा है ऑलरेडी, तो हमें काटने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमारा यही सही उत्तर हो जाएगा। इसका हमने अंडर रूट और अंडर रूट अनुपात में किया है, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे करके हमने किया है अनुपात। तो ये आ गया 15, ये आ गया 12, तो सही उत्तर चौथा वाला। यदि a का 1/3 बराबर b का 3/4 बराबर c का 1/6 है, तो a, b और c का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले जो बोला जा रहा है हम उसको करते हैं। तो a का कितना, 1/3 बराबर में किसके है, b के 3/4 के बराबर है, ठीक है। अब पहले a और b के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, या ऐसे कर लो, a/3 बराबर में हो जाएगा 3b/4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आ जाएगा 4a बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिकोण 9b हो जाएगा। तो a अनुपात b निकालेंगे तो a/b हो जाएगा 9/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें ये बात पता चल गई। अब अगला देखो b और c का अनुपात निकाल लो। तो b और c को हम क्या लिख सकते हैं, 3b, यहाँ पर हो जाएगा 3b/4, और बराबर में क्या देख रखा है, c का, c/6, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखो 3 गुणे 3 यानी कि 9b हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ शेष भाग को, थोड़ा सा अब जगह कम है, तो 9b हो जाएगा, 9b बराबर में यह आ जाएगा 2c, तो लिखेंगे 2c। तो अब b/c निकालेंगे तो हो जाएगा 2/9। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर b यहाँ पर 4 है और b यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 2 से गुणा अगर ऊपर नीचे करा दे तो बराबर हो जाएगा। तो b/c कितना हो जाएगा, 4/18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखो 4, यहाँ भी, तीनों का अनुपात बताना था। तो a हो गया हमारे पास 9, b हो गया हमारे पास 4, क्योंकि यहाँ सेम है ना, तो b भी सेम है, तो 9 4 और c हो गया 18, तो 9 4 18 यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। 7 अलग अलग प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका 21.5 है। यदि समूह के 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो नए समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करिए। देखो जो माध्यिका होती है दोस्तों, जैसे लगातार हम आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और यहाँ पर मान लो मैं सारे क्रम लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया मैंने, 7 भी कर लो ऐसे। तो इसमें से जो माध्यिका बनेगी इसकी, ये कौन सी बनेगी, बीच वाली, तो 3 इधर के निकाल दो, 3 इधर के, तो कौन सा होगी माध्यिका, इसकी हो गई 4। तो ठीक वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कि 7 अलग अलग प्रेक्षण है हमारे पास। तो 7 का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं, ये है इस प्रकार से। तो 7 में से 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, ये वाला बचा हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी है, 21.5 दे के रखा है। अब कह क्या रहा है कि समूह के सबसे बड़े प्रेक्षणों में से, तो हमने इनको आरोही क्रम में लिखा है, तो सबसे बड़े तीन कौन से होंगे, ये और ये पीछे से गिनेंगे। सबसे छोटे 3 कौन से होंगे, स्टार्टिंग वाले, और सबसे बड़े पीछे वाले। तो कह रहा है कि लास्ट के जो 3 है यानी कि ये और ये, इनमें से 4 जोड़ दिया जाए सब में से, तो क्या होगी माध्यिका। तो अगर इसमें आप 4 जोड़ रहे हो ना, तो जैसे मान लो 4 जोड़ोगे, 4 4 और 4 जोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माध्यिका तो हमारी यही रहेगी ना, क्रम तो इनका यही रहेगा। माध्यिका मतलब बीच वाला होता है, ये नंबर ऑलरेडी इधर रहेंगे, ये नंबर ऑलरेडी इधर ही रहेंगे, तो वही रहेगी, मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहेगी, ऑप्शन नंबर दूसरा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। यानी कि कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर बना हुआ है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, उसमें एक सर्कल बना हुआ है इस प्रकार से, उसके अंदर ही बना हुआ है ऐसे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दे के रखा है, इसका एरिया दिया है 462, केवल इसका दिया है एरिया, बाकी का नहीं दिया है। तो बताना क्या है यहाँ पर, त्रिभुज का परिमाप, यानी कि ये लंबाई बतानी, टोटल यहां से यहां तक की ये लंबाई बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसकी अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए तो हम बाकी काम कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर कितना देकर रखा है 462, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, 462 लिखा है। इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 बचा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 एक कम, और ये 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 एक कम। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 21 गुणे में 7 आ जाएगी। अब हमें आर स्क्वायर पता है, अब आर पता करने के लिए इसका हम अंडर रूट करेंगे आर निकालने के लिए। तो इसको हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे में 3 और गुणे में 7। तो देखो इसका पेयर बन रहा है तो 7 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा। तो आर यानी कि त्रिज्या जो आएगी इस वृत्त की वो आएगी 7√3 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं केवल इतना रखता हूं अपने पास, बाकी सारा हटा देता हूं क्योंकि जगह कम है। पहला फार्मूला आप लिख लो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये आप नोट कर लो। अब ये वाली जो दूरी है यानी कि ये जो त्रिज्या है ये कितनी आ गई 7√3, अगर ये केंद्र ओरिजिन मान लें। त्रिभुज का परिमाप, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या है तो इसका परिमाप हम निकाल सकते हैं भुजा के हिसाब से। तो पहले हम भुजा निकालने की है कितनी, उसका द्विगुना कर देंगे। ये होता है त्रिज्या बराबर a/2√3, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है 7√3 दिया है, बराबर में ए का मतलब है इसकी साइड है ए, ठीक है, a/2√3। अब a की वैल्यू निकालना है तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, तो √3 3 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, तो 14 गुणे में 3 हो जाएगा। ये आ गई वैल्यू, a की वैल्यू आ गई। अब हमें परिमाप निकालना है, मल्टीप्लाई करा लो, 3 चौको 12 में यहाँ लिख देता हूँ, a बराबर 3 चौको 12 और 3 कम 3 1 4, यानी कि हो जाएगा 42। तो 42 तो एक साइड आ गई, हमें 3 साइड चाहिए, 3 से गुणा करा लो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी कि 126 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर वैल्यू है। तो 126 ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। यदि a का 15% b के 18% के बराबर है तो b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर है। तो पहले जो बोला जा रहा है उसको डायरेक्ट आप लिख दो। कह रहा है a का 15%, 15% का मतलब 15 और यहाँ पर कर दो आप परसेंट, बराबर में किसके है b के 18% के, तो 18% हो जाएगा इसका। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 3 × 15, तो a का 5% बराबर में इसको भी काटेंगे तो b 3 × 18 यानी कि 6% हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं 5a% कह सकते हो और इसको कह सकते हो 6b% कह सकते हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि a के 20% के बराबर होगा कितना, b का कितना प्रतिशत। तो अगर हम ये 5 है और 20% बनाना है तो इसको हम 4 से गुणा कर दें, इधर भी हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी कि 20% हो जाएगा a का हिस्सा, और यहाँ भी 4 से गुणा करा तो 4 × 24, तो ये हो जाएगा 24% b का हिस्सा। तो इसका 20%, यही तो पूछा था, b का कितना होगा, तो b का 24 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आप कहेंगे मैथ रीजनिंग में साइंस कहाँ से आ गया, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखा तो मैंने करवा दिया। अब मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ये कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन 2, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में होता है, देखो सेल्सियस में भी दिया है तो 98.6 में तो आप बॉयल होने लगोगे लगभग 100 डिग्री पे, तो ये तो होता नहीं टेम्परेचर, ये फ़ारेनहाइट में होता है। इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखना, C/5 बराबर F-32/9। इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट दिया है 98.6, तो F की जगह पे अगर आप रख दोगे 98.6, तो C की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग बताना, ठीक है।
आप लोग बताओ कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम का जो टेम्परेचर होता है सामान्यतः वो कितना होना चाहिए। एक आदमी ने 2400 की एक मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि बताना है कि कितने रुपए की उसने बेचा होगा। तो पहले देखो परसेंटेज में क्या है, 10% दिया है तो 10%। अब जब परसेंट हटता है तो नीचे हम लिख सकते हैं 10 और नीचे आता है 100 परसेंट, नीचे 100 लिख देते हैं। 0 से 0 कट गया तो बचेगा 1/10। चूंकि हमें हानि हो रही है तो हानि का मतलब पहले 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए कम में बेचा तो कितने रुपए में बेचा होगा, तो 10 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा 9। नीचे 10 था तो नीचे वही रहेगा, यानी कि हमने खरीदा उसको सीपी 10 रुपए का और एसपी सेलिंग प्राइस कर दिया हमने कितने रुपए का, 9 रुपए का। हमारे हिसाब से तो 10 रुपए की हमने खरीदा कोई चीज, 10 रुपए की। क्वेश्चन के हिसाब से कितने खरीदा, 2400 रुपए की। तो आप 10 की वैल्यू 2400 के बराबर करोगे तो यहाँ 0 0 कट जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 240। अब 1 की वैल्यू 240, बेचा कितने में, 9 रुपए में, तो 1 की वैल्यू 240, तो 9 की वैल्यू यानी कि 9 से गुणा, तो यहाँ भी 9 से गुणा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इतनी जगह में 240 गुणे में 9। तो देखो 0 आएगा, 4 नहीं 36, 6 आएगा, यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो बस आगे नहीं सॉल्व करना, लास्ट में 60 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, बस यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया आप, ऐसे करना है, हमें पूरा सॉल्व ही नहीं करना, हमें ट्रिक से देखना है, क्योंकि हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से। तो इसलिए हमने लास्ट डिजिट देख लिए। अगर यहाँ पर 60 किसी और ऑप्शन में दिया होता तो फिर हम अगला डिजिट भी हमें सॉल्व करना पड़ता। तो ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा। निम्नांकित पाई चार्ट एक विशिष्ट वर्ष के दौरान एक देश द्वारा पड़ोसी देशों में विभिन्न उत्पादों के आयात पर किए गए व्यय को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कितना खर्च हुआ आयात पर, तो वो बताना है। तो इसको देखो जरा, इसको ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा चाहो तो जूम कर देता हूं। अब बताना क्या है, देखो आभूषण पर 3 और अनाज पर 3.5 ऐसे करके दिया है सारा। तो कह रहा है उस वर्ष के दौरान आयात पर किए गए कुल व्यय 1,72,00,000 रुपए था। तो अनाजों और वस्त्रों पर किया गया कुल व्यय लगभग कितना था। तो देखो यहाँ तो टोटल दिया 1,72,00,000, हम टोटल अपने हिसाब से देखिए कितना है। तो देखो यहाँ पर ये है 3.5 और ये है 2.5, तो कितना हो गया, 3.5 और 2.5 6 हो गया, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 3 11 तो हो जाएगा 13 और 13 1 14, 14 2 16 और 16 तो ये हो गया, और यहाँ पर पॉइंट बचा ना 9 पॉइंट और यहाँ पर बचा 3, 9 3 12 1.3, यानी कि 17.2 आ गया हमारे हिसाब से। ठीक है, हमारे हिसाब से 17.2 है। टोटल यहाँ देख रखा है 1.72 देख रखा है, इसकी वैल्यू दिया है। अब वस्त्रों और अनाजों पर तो एक की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 1.72 और नीचे आ जाएगा 17.2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, अनाज और वस्त्र। तो अनाज और वस्त्र कहाँ पर है, वस्त्र में 2.5 यानी कि 2.5 है और अनाज पर 3.5 है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो बस 2.5 3.5 6, तो 6 से आप गुणा करा दो, यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा पूरा का पूरा, तो ये भी पूरा कट जाएगा, 172 172, बचेगा हमारे पास 6। तो देखो 6 लाख नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर पॉइंट करोड़ में दिया है, तो हम इसको 60 लाख बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 60 लाख, यानी कि 6 लाख। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो ये कुछ ग्राफ दिया है, इस प्रकार से दिया है 2013, 14 और 15, 16। ये अलग अलग कंपनियां हैं जो कि उत्पाद करती हैं एक्स वाई और जेड। हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा जूम करूंगा तो फिर दिखेगा नहीं आगे। ठीक है, 2017 में, 2017 कौन सा है, ये वाले में कंपनी जेड के उत्पाद और 2014 में कंपनी वाई के उत्पाद का अनुपात बताना है। तो देखो 2017 में जेड ढूंढो पहले, तो 2017 ये है और जेड यहाँ से देखो, ये जो ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाला कहाँ है, ये 30 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30। अनुपात बताना है तो यहाँ अनुपात लिख दो। 2014 में यानी कि इसमें वाई, और वाई कहाँ पर लिखा है, ये येलो वाला है, तो वाई हो जाएगा कौन सा, इसमें येलो वाला जो कि 35 दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। अनुपात बताना था तो आप काट दो, 5 6 30 और 5 7 35, तो 6:7 7 आ जाएगा, 6:7 आएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर दूसरे में ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अगला 3 5 9 15 23 33 45 और 59 है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो जरा इनको ध्यान से देखो, इनके बीच का अगर हम अंतर पता कर लें दोस्तों, तो देखो 3 और 5, 3 में कितना जोड़ा गया होगा, और 3 5 करने के लिए यानी कि 2 जोड़ा गया होगा, भाई 3 में 2 जोड़ा 5 आया, और 5 और 9 4 जोड़ा गया।
फिर 9 और 15 यानी कि 6 जोड़ा गया, 6 है, इसको 6 लिख लो। और अगला यहाँ पर देखो ये जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया तो ये हो जाएगा 8। अगले में कितना जोड़ा गया होगा, 10 जोड़ा गया। फिर आगे 12, देख रहे हो यहाँ पर कि दो दो बढ़ाकर हम जोड़ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। और लास्ट वाले में जोड़ा गया है यहाँ पर 14, और इसके बाद क्या जोड़ा जाएगा, 16। तो ये लिखा है 59 और इसमें 16 आप जोड़ दो तो 9 6 15, लास्ट में 5 आएगा। तो बस 5 किस में ऑप्शन में, आप देखो 75 लिखा, इसी में 5 है, आगे हमें जोड़ना ही नहीं। देखो 3 4 6 इसमें नहीं होगा, केवल डायरेक्ट ऑप्शन पहला कर देना है, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो 9 6 15, 5 1 6 1 7 यानी कि 75 आ जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि पहले में ही दिया गया है। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है यानी कि इनमें से अलग है। असंगत का चयन हमें करना है। देखो हेलमेट, टोपी, पगड़ी और बुर्का। तो देखो हेलमेट को सर में लगाते हैं, टोपी भी सर में लगाते हैं, पगड़ी भी सर में बांधते हैं, लेकिन बुर्का सर में नहीं, पूरे शरीर को ढकने के लिए होता है। तो यही हमारा हो जाएगा सही उत्तर, कौन सा, लास्ट वाला, चौथा ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा बुर्का। 3 6 5 4 यहाँ पर 18 आया है, और वैसे ही 7 4 3 11 से मिलाकर 25 आया है। तो बताना है इन सबसे मिलाकर के यहाँ पर क्या आएगा। इन दो पैटर्न को देखकर हमें तीसरा वाला बताना है। तो देखो इसके लिए सिंपल सा आपको एक काम करना है। पहले देखो यहाँ पर आप जोड़ लो, 6 4 कितना होता है 10, प्लस का 3 और 5 8, कितना हो गया 18। यानी कि इन सबको जोड़ लो, किनारे किनारे वालों को, 7 4 11, 4 हो जाएगा यहाँ पर 14, और 14 और 11, तो 14 प्लस का 11 हो जाएगा 25। तो देखो 25 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि किनारे किनारे वाले जोड़ दो तो 12 10 22 हो जाएगा, 22 5 27, और 27 प्लस का 13, तो ये 27 और 13, 7 3 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 40 आना चाहिए दोस्तों। तो 40 यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि दिमाग पे नहीं चढ़ता है, तो उस क्वेश्चन को जो पेपर में आप बैठना तो छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना। बाद में जब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो तब आपको ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना है। लेकिन अगर एक बार में आ जाता है तो ठीक है, आपको सॉल्व कर देना है, बहुत ज्यादा इनमें टाइम नहीं देना है। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, यानी कि इनमें से 3 तो एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है इनमें से, और अलग कोई हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर ईंट, मोती, पान, हुकुम। हालांकि ईंट का पत्ता होता है, पान का पत्ता और हुकुम का पत्ता होता है ताश में, लेकिन मोती का कोई पत्ता नहीं होता दोस्तों, तो दूसरा ही सही है। ठीक है, तो मोती से उत्तर हो जाएगा। अगला है, अर्जुन अपने घर से 40 मीटर उत्तर की ओर, उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर, और इसके बाद 35 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखो इस प्रकार से दिया है कि कैसे और कहां पर जाता है, किस दिशा में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले ये देखा करो कि पूछा क्या जा रहा है, दिशा पूछी जा रही है या फिर दूरी। तो कह रहा है फलों की दुकान से अर्जुन का घर कितनी दूरी और किस दिशा में है, दोनों हमें लेकर चलना है, दूरी को भी और दिशा को भी, दोनों को मेंटेन करके चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका एक ही घर है, अब घर से 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि ये घर है, और इधर की तरफ जाता है 40 मीटर। फिर कह रहा है उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर, यानी कि इधर की तरफ जाता है, वो 50 मीटर जाता है, इसको आपको लिखना है। आगे कह रहा है उसके बाद 35 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो फिर उत्तर की ओर जाता है ये 35 मीटर, ये हो जाएगा 35 मीटर यहाँ की तरफ जाता है। फिर कह रहा है उसके बाद 50 मीटर पश्चिम जाता है, तो 50 मीटर पश्चिम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भाई ये भी 50 लाइन थी, ये भी 50 हो गया, तो ये भी तो 50 है, मतलब इसके बराबर में ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर था तो ये वाली लाइन इसके बराबर में हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, वह इस बिंदु पर एक फल की दुकान से कुछ फल खरीदने के लिए रुका, यानी कि यहाँ पर फल की दुकान थी, वहां पर रुका। फिर 40 मीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि फिर ये इधर 40 मीटर उत्तर की ओर चला हुआ है, 40 मीटर चला है। तो बताना है कि फलों की दुकान से अर्जुन का घर कितनी दूर और किस दिशा में। तो देखो इसका घर तो ये है, फलों की दुकान ये है, तो यहाँ पर देखो 40 ये हो गया और 35 ये हो गया, तो 40 35 हो जाएगा 75 मीटर। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है 75 मीटर के पहले में दिशा है, 75 किसी और में नहीं। तो हम दिशा अगर नहीं भी बता पा रहे हैं तो दूरी देखकर ही हम सही कर सकते थे। लेकिन क्या होता अगर 75 किसी और ऑप्शन में दिया होता लेकिन दिशा चेंज कर देता। तो आप देखो यहाँ पर फलों की दुकान से बोल रहा है, तो फलों की दुकान पे हमें खड़ा होना है, यानी कि यहाँ पर खड़ा होकर उसका घर देखोगे तो इस तरफ पड़ेगा ये वाला। तो कौन सी दिशा है, नीचे वाली, दक्षिणी तो है, कितना 75 मीटर दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है 35, 35, 33, 42 और 49, 31 है। तो यहाँ पर और यहाँ क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या फिल करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, इन 35 और 35 को, तो कितना हो जाएगा, 35 और 35 हो जाए है 70। ठीक है, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 4 3 7, तो ये हो जाएगा 75। इसका आंसर आया 75। अगला देखो, इसको जोड़ो तो 9 1 10, 4 3 7 1 8, 80 आ गया। इसका मतलब आ गया 80, इसका मतलब था 70। अब यहां से एक चीज तो पता चल रही है, क्योंकि 5 5 एक्स्ट्रा आंसर आ रहा है, 70 75 80, तो आप कहोगे क्या आना चाहिए, 85 आना चाहिए आंसर। तो 85 इन दोनों को मिला के आना चाहिए। यहाँ 56 तो लिख दिया गया, यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो देखो टोटल 85 आना चाहिए, उसमें से 56 हटा दो, पता चल जाएगा। तो 15 में से 6 गया तो 9, और 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 29 आ जाएगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पर अगर 29 भर दिया जाए तो 56 29 हो जाएगा हमारे पास 85, तो 29 ही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है 4 5 3 और 16 7 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, 24 20, जबकि दे के रखा है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इधर वाले नंबर बड़े आ रहे हैं, इसका मतलब इनका कुछ किया गया होगा। तो जरा इसको देखो, 3 और 7 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो हो जाएगा 10। आप दोगुना करके देखो, आ जाएगा 20, तो 20 लिखा है। 5 और 7 12, दोगुना करो, ये आ जाएगा 24। तो देखो 24 लिखा है, मतलब ऊपर वालों को जोड़कर हमें दोगुना कर देना है, वही नीचे लिख देना है। तो 16 4 हो जाएगा 20, तो 20 गुणे में 2, तो 20 दूनी 40। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे वाले में दिया है। तो उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे, चौथा सही उत्तर है। देखो कथन निष्कर्ष दे के रखा है, और रेलवे में कथन निष्कर्ष ना ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक सीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे लगातार पिछली बार, और देख लो यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक फल कीड़ा है, जितने भी फल हैं वो कीड़े हैं, और कुछ फल जूते हैं और कुछ फल कीड़े हैं। तो जैसा जैसा बोला जा रहा है हम वैसे सर्कल के फॉर्म पे बना देते हैं। प्रत्येक फल कीड़ा है, यानी कि कहना चाहता है जितने भी फल हैं सभी की सभी क्या हैं, कीड़ा हैं। तो मैं फल को अंदर रख देता हूं, और यहाँ पर कीड़ा को मैं के लिख देता हूं बाहर की तरफ। ठीक है, अगला कह रहा है कुछ फल जूते हैं, तो कुछ जो फल हैं यहाँ पर, ये वाले जो फल हैं वो क्या हैं, जूते हैं। तो इसको मैं बना लेता हूं इस टाइप से, कुछ लगभग कहने का। तो कुछ फल जूते हैं, जूते को जे लिख देता हूं। अगला कह रहा है कुछ जूते कीड़े हैं, तो देखो कुछ जूते जो हैं कीड़े हैं, क्योंकि देखो ये सर्कल कॉमन हो रहा है ना, इतना सारा पार्ट। तो ये तो बात सही कह रहा है। अगला कह रहा है वे सभी जूते जो कीड़े हैं फल नहीं है, और अगला कह रहा है वे सभी जूते जो कीड़े नहीं है फल भी नहीं है। तो देखो सभी जूते कीड़े नहीं है, तो कीड़े कौन से नहीं है, ये जो इस सर्कल के बाहर है ये वाला हिस्सा, ये कीड़े नहीं है। तो कह रहा है अगर कीड़े नहीं है तो वो फल भी तो नहीं है। तो देखो फल भी नहीं है भाई, एफ तो यहाँ तक केवल आ रहा है, इसके आगे वाला ठीक है। अब पूछा क्या गया है ये हमें देखना है। कह रहा है कि बताना है कौन सा निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला कह रहा है सभी कीड़े फल नहीं है, तो सभी कीड़े जितने भी हैं फल नहीं, बिल्कुल नहीं है, कि इतने ही कीड़े फल हैं, ये बाकी वाले थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये बात तो सही कह रहा है, तो इसमें दम है। अगला कह रहा है कुछ जूते जो कीड़े हैं फल हैं, तो वे सारे जूते जो कीड़े हैं, यानी कि ये वाले जो कीड़े हैं वो फल भी तो हैं, देखो ये सही कह रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ कीड़े जूते हैं, तो कुछ कीड़े जूते हैं, बिल्कुल ये हिस्सा देखो ना, ये के में भी आ रहा है और जे में भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब पेपर में आपको क्या करना है, अगर पता चल जाए कि 3 सही है ऊपर के, तो चौथा मैच नहीं करना, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सही है तो गलत सिर्फ चौथा ही वाला होगा, और गलत ही बताना है हमको। समझ गए आप? तो इस प्रकार से हमें करना है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक फल जो जूता है कीड़ा नहीं है, तो कह रहा है प्रत्येक फल जो क्या है, जूता है, तो ये सारे का सारे फल ये वाले जो जूते हैं कीड़े नहीं है। तो कीड़े क्यों नहीं भाई, क्योंकि ये तो यहाँ तक कीड़े का भी तो है एरिया, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मतलब हो जाएगा ये गलत बोल रहा है भाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 सही गलत, गलत बताना था तो चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो चौथा सही उत्तर है। किसी विशेष कोड भाषा में लॉयन को OLRQ और बियर को EHDU लिखा जाता है, उसी भाषा में कैमल को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, एल के बाद ओ आया है, तो एल एम एन और ओ आता है, यानी कि इन दो का गैप करा गया है। वैसे ही आई के बाद एल आया, तो आई जे के और एल, तो इन दो का गैप किया गया। वही देखो ओ के बाद आर आया है, ओ के बाद आता है पी
क्यू फिर आता है आर, तो 2 का गैप। यहाँ से एक बात तो समझ में आ जाए कि 2 का गैप कर रहे हैं। इसमें भी चेक कर लो, बी के बाद ई आया है तो बी सी डी और ई, तो 2 का गैप है। तो यहाँ से पता चला कि 2 का गैप करके हमें लिखना है। तो कैमल का भी वैसे ही बना दो। तो कैमल है, ये लिखा है सी के बाद क्या आता है डी और ई। तो यहाँ पर अगला आएगा एफ, तो 2 हटा दो तो एफ आएगा। तो स्टार्टिंग में एफ कहाँ है, इस पे लिखा हुआ है। तो बस यहीं से डायरेक्ट आप क्लिक करके आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा ही बताऊंगा, लेकिन वहां आपको ऐसा नहीं करना। टिक कर देना है, एफ पहला मिल गया तो आपको टिक करना है। लेकिन क्या होता अगर एफ किसी और में भी दिया होता, तो अगला देखते हैं। तो पहला तो फिक्स हो गया कि एफ आएगा। अगला देखो ए, तो ए के बाद आता है बी सी और डी, तो बी सी हटा देंगे तो डी आएगा। तो एफ आता फिर डी आता, देखो एफ डी दिया भी है। और इसके आगे भी देखो, एम के बाद एन ओ और पी, तो पी आता, ये 2 हटा देंगे ना तो पी आ जाएगा। तो एफ डी पी देखो आ रहा है एफ डी पी किसी और में नहीं है, ऑप्शन नंबर। ठीक वैसे इनको भी आप ई एल करके बताना क्या आता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा ही वाला करेक्ट है। तो दोस्तों आज हमने 100 तक के क्वेश्चंस में से जितने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस मिले सारे के सारे हमने कवर किए हैं। और अगले वाले में अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है जो एनटीपीसी का पूछा गया था, उसको हमने आज सॉल्व कराया है। तो ये लगातार सीरीज हमारी चलती रहेगी। उसके भी अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों हमने पूरी क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व कराया है सारे सब्जेक्ट का, चाहे 1 से लेके 100 तक के पूरा का पूरा करवाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, रीजनिंग, मैथ, जीएस, के कुछ भी, साइंस। तो अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, वहां पर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। और ग्रुप डी के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं और लगातार सीरीज चला भी रहे हैं एनटीपीसी की और ग्रुप डी की भी। तो उसको भी देखना चाहते हैं तो ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, बचे हुए अभी भी हम करवा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं आरपीएफ के, उसका भी हमने रिव्यू लिया है और लगातार अभी ले भी रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस टीचर्स पूछ रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है रेलवे एग्जाम रिव्यू के नाम से, तो वहां से आप देख सकते हो। या फिर इन तीनों प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा, जहां पर आप देख रहे हो जिस वीडियो को, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। वहां पर भी आपको ये सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डिटेल से देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, सारे पार्ट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बड़ा मनोबल प्रदान करता है। और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इससे आप समझ जाएं कि वीडियो आ चुकी है और आप देख पाएं सबसे पहले और अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएं। और साथ ही 2025 की वैकेंसी में आप अपनी एक सीट को पक्की कर पाएं। तो यहाँ पर जितनी भी तैयारी होगी वो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यानी कि रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। अभी हमारा मेन टारगेट है यहाँ पर जो एलपी टेक्नीशियन सेकंड होने वाला है, और खासकर एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं उसके। और अगले पार्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अगले पार्ट की लिंक देख सकते हो। और हमने एक काम किया है आपके लिए कि सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स आप हमारे चैनल पे देखोगे, तो किसी भी पार्ट का अगला पार्ट अगर आपको चाहिए होगा तो उसके नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे होगे उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, लिखा होता है अगला पार्ट। उस पर क्लिक करोगे तो उसके डायरेक्ट आगे वाला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो आप पार्ट नंबर देख रहे हो 48, आपको चाहिए 49 नंबर, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा अगला पार्ट, तो 49 की लिंक है वो। 50 चाहिए तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में 50 की लिंक होगी। मतलब पार्ट नंबर हमने नहीं लिखा, लेकिन ये लिख दिया है अगला पार्ट और उसके आगे लिंक है। तो क्लिक करेंगे तो आगे वाले पार्ट्स खुलते चले जाएंगे। इससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और डायरेक्ट आप चलते चलते वीडियो को अगला पार्ट में रन करा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे अगले पार्ट की, वहां से क्लिक करिए। फिर मुलाकात करते हैं अपने पार्ट में, अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।